की माफी भी मांगनी होगी, और उसने अगर माफी नहीं मांगी तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इन बूढ़ी हड्डियों में अभी भी इतनी जान है कि अभिनव जैसे 2-4 जवान लड़कों से अकेले निपट सकता हूँ। ये कहते हुए हंसराज ने अपनी सूखी हुई बाजू को थपथपाया। हंसराज की हरकत को देखकर अनन्या को हंसी आ गई। अब फाइनली उसके सीने से एक बहुत बड़ा बोझ उतर चुका था। घर में देखो बड़ी पता नहीं क्या मुश्किल से होता काफी दिनों रात बाद मारने सुबह माहौल हुआ था। रही। नौकरों के होने के हाँ हाँ जाता हूँ बावजूद शर्मिला ने खुद जाकर किचन में अनन्या का नहाइंदो का फेवरेट खाना तैयार किया। उसके बाद अच्छे माहौल में सभी लोगों ने साथ में डिनर किया। डिनर के बाद विक्रम, राजीव और हंसराज स्टडी रूम में चले गए। राजीव बड़ी इज्जत के साथ बोला, थैंक यू हंसराज जी, थैंक यू वेरी मच। अगर आप नहीं होते तो पता नहीं अनन्या का क्या होता। मुझे तो डर था कहीं शर्मिला की भी तबीयत खराब ना हो जाए। हंसराज मुस्कुराते हुए बोला, थैंक यू बोलने वाली कोई बात नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी है। वैसे आप लोगों ने इन्वेस्टिगेशन में क्या पता किया है? विक्रम ने मजबूरी के साथ कहा, कुछ भी पता नहीं चला। हमने हर तरह से लीगल इलीगल हर रास्ता अपना कर देख लिया, लेकिन अभिनव को ढूंढने तनी का के मैं कोई पानी क्लू नहीं गर्म कर मिला। देती तो शायद गढ़वाल फैमिली उसे ढूंढने में कुछ मदद कर सके। हंसराज ने धीमे से कहा, जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक मैं गढ़वाल फैमिली को कांटेक्ट नहीं करना चाहता। वैसे अभिनव के खुद के भी यहाँ पर बहुत अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं। क्या आपने अकरम और मोंटी को कांटेक्ट किया था? विक्रम ने कहा, हाँ तो मोजा का पहन उससे के भी ना जाएगा कांटेक्ट जमा करके देख तुम्हारा लिया हंसराज जी। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो लोग इस एरिया में इतने पावरफुल होंगे। उन्होंने तो पूरा शहर छान मारा। अभी भी उनके कम से कम 500 लोग दिल्ली, हरियाणा और पूरे एनसीआर रीजन में दिन रात अभिनव को ढूंढने में लगे हुए हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। हंसराज ने कुछ सोचते हुए कहा, मेरे पास एक रास्ता है। ये सुनते ही विक्रम की आंखें चमक उठी, लेकिन तभी हंसराज ने आगे कहा, लेकिन जब तक मुझे पूरी सिचुएशन के बारे में पता नहीं चलता और मैं सारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स नहीं देख लेता, तब तक मैं उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं कर सकता। विक्रम ने कहा, कोई प्रॉब्लम नहीं हंसराज जी। मोंटी तो पिछले कुछ दिनों से हमारे पीछे वाले गेस्ट हाउस में ही रुका हुआ है। उसने वहाँ अपना बेस बना लिया है। अकरम और बाकी लोगों को भी मैं फोन करके कल बुला लेता हूँ। एक बार आप सभी लोगों की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स देख लीजिए, शायद आपकी मदद हो जाए। तभी राजीव बोला, और हाँ, हमारी एक भतीजी भी है जो इंटरपोल के लिए काम करती है। वो भी आपकी मदद कर सकती है। मैं उसको भी बुला लेता हूँ, शायद उसके पास भी कोई नई इन्फॉर्मेशन हो जो आपके काम आ जाए। हंसराज ने कहा, गुड, सबको बुला लीजिए, फिर बात करते हैं। अगली सुबह सूरज काफी तेज चमक रहा था। अभिनव पिछली रात की बेहोशी के बाद अब जाकर उठा था। उसने देखा कि अदिति थकी हुई उसके नजदीक ही बैठी हुई थी। वो पूरी रात केवल इसलिए जागी रही कि कहीं अभिनव को किसी चीज की जरूरत न पड़ जाए। अभिनव ने पूछा, तुम पूरी रात सोई नहीं? अदिति अलसाई हुई सी आवाज में बोली, क्या मेरी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स देखकर तुम्हें समझ नहीं आ रहा? तुम ऐसे अचानक बेहोश हो जाओगे तो मुझे नींद कैसे आएगी? अभिनव ने ये सुनकर धीमे से मुस्कुरा दिया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। अदिति ने देखा कि अभिनव के चेहरे पर अब कोई गुस्सा या घबराहट नहीं थी, लेकिन साथ ही साथ कोई उम्मीद की किरण भी नहीं बची थी। अदिति ने अपने हाथ पैर स्ट्रेच करते हुए कहा, धूप निकल आई है, डॉक्टर बोलते हैं सुबह सुबह विटामिन डी लेना चाहिए। चलो बाहर चलते हैं। अभिनव ने ठंडी आवाज में पूछा, क्या मुझे अब व्हीलचेयर में बैठना पड़ेगा? अदिति कंधे उचकाते हुए मुस्कुराई और बोली, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चाहो तो मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें उठाकर ले चलती हूँ। ये सुनकर अभिनव ने एक मजबूरी भरी मुस्कुराहट दी। कुछ देर बाद अभिनव व्हीलचेयर में बैठा हुआ सुबह की धूप सेक रहा था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अभिनव को काफी अच्छा महसूस हो रहा था। अदिति, जो उसकी व्हीलचेयर के ठीक पीछे खड़ी थी, जमाई लेते हुए बोली, मैंने तो तुम्हें अच्छा ऑफर दिया था। अगर मेरी पीठ पर बैठ जाते तो मैं तुम्हें सामने की पहाड़ी पर भी ले जा सकती थी। व्हीलचेयर पर वहां जाना मुश्किल है। अभिनव सर हिलाते हुए बोला, जी नहीं, मेरी शादी हो चुकी है और मैं पराई औरत को टच भी नहीं करना चाहता। हालांकि अभिनव ने ये बात एक मजाकिया अंदाज में कही थी, लेकिन अदिति बिल्कुल सीरियस हो गई थी। उसके खूबसूरत चेहरे पर शिकन छा गई और वो बोली,
मुझे भी तुम्हें टच करने का कोई शौक नहीं है। मैं तो बस दादाजी के कहने पर तुम्हारा ख्याल रख रही हूँ। कुछ पल के लिए वहाँ पर शांति हो गई। अभिनव ने कहा, वैसे तुम वापस होकर आराम कर सकती हो, मैं थोड़ी देर अकेले बैठना चाहता हूँ। अदिति ने कहा, मैं थकी थोड़ी हूँ, मुझे तो वैसे भी रात रात भर जागने की आदत है, मैं तो आराम से कल भी रेस्ट कर लूंगी। तभी अचानक अभिनव गुस्से में चिल्लाया, मैंने कहा ना, जाओ, गेट लॉस्ट। अदिति के चेहरे पर जो हल्की सी मुस्कुराहट आ रही थी वो चली गई। अदिति ने अभिनव की गोद में एक मोबाइल फोन रखा और बोली, मैं जानती हूँ तुम अच्छे मूड में नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, लेकिन अगर तुम्हें वापस कमरे में जाने का मन हो तो कॉल कर देना। ये कहते हुए वो वहां से चली गई। उसने चुपके से अपनी आंखों में आए हुए आंसू पोंछ लिए और तेजी से दूर जाने लगी। अभिनव के चेहरे पर एक अकेलापन था। वो अपने आप से बोला, मेरे दिल में केवल अनन्या है, सिर्फ अनन्या, और ये पागल अदिति मेरे लिए अपनी तबीयत खराब कर रही है, ये मैं बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये कहते हुए उसने व्हीलचेयर के दोनों हाथों पर हाथ टिकाए और पूरी ताकत लगाकर कांपते हुए उठने की कोशिश करने लगा। वो बोला, तुम्हारी पत्नी और बच्चा तुम्हारा इंतजार कर रहा है टाइगर, क्या तुम उन्हें अकेला छोड़ दोगे? क्या यहाँ अकेले बैठकर हमेशा रोते रहोगे? नहीं, गेट अप और फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। ये कहते हुए उसने अपने पैर जमीन पर टिका लिए, लेकिन उससे अभी भी सेंसेशन नहीं फील हो रही थी। उसने जैसे ही अपने हाथों का जोर हटाया, उसके बेजान पैरों ने उसे धड़ाम से वापस व्हीलचेयर पर गिरा दिया। अभिनव के चेहरे पर एक गुस्सा छा चुका था। वो दांत पीसते हुए बोला, कुछ भी हो जाए, मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर रहूंगा। वो लगातार कोशिश करता रहा, लेकिन हर बार वापस गिर पड़ता था। वो अनन्या से मिलने से पहले अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहता था। वो किसी भी हाल में अपने पापा की हासिल किए बिना हार नहीं मानना चाहता था। इसलिए वो मरते दम तक भी अपने पैरों को दोबारा चलाने की कोशिश करने वाला था। लगभग 5-10 बार कोशिश करने के बाद पूरी तरह थक चुका था और पसीने से तर हो चुका था। उसकी सांसें फूल रही थी। अभिनव ने जब एक और बार कोशिश की, उसके हाथ बहुत बुरी तरह कांपने लगे। केवल एक हफ्ते में मेरा शरीर पूरी तरह खोखला हो गया है। उसके माथे से पसीना टपक कपड़ों पर गिर रहा था। अभिनव ने गहरी सांस ली और कहा, एक बार फिर से टाइगर, एक बार फिर से कोशिश करो, कम ऑन। उसने हाथों के बल अपने शरीर को ऊपर उठाकर पैरों को जमीन पर टिकाया, लेकिन उसके पैर तो नूडल्स की तरह बिल्कुल पिलपिले हो चुके थे। अभी भी अचानक उसके हाथ फिसल गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। झटके की वजह से अभिनव की व्हीलचेयर पलटकर उसकी पीठ पर जा टकराई। व्हीलचेयर भारी थी, जिसकी वजह से अभिनव की सांसें एक पल के लिए अटक गई। अभिनव गुस्से में जमीन पर मुक्के मारते हुए बोला, डैम इट! उसने मुक्के इतने जोर से मारे थे कि उसके दोनों हाथों की उंगलियां छिल गई थी और उनमें से खून बहने लगा था। लेकिन अभिनव के लिए इस वक्त कोई भी दर्द अपने पैर खो देने से ज्यादा नहीं था। अभिनव ने धक्का देकर व्हीलचेयर को दूर किया और चमकते हुए सूरज को नंगी आंखों से देखने लगा। अचानक उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। देखते ही देखते उसकी मुस्कुराहट जोर से हंसी में बदल गई। हंसी इतनी तेज थी कि पूरे कोर्टयार्ड में गूंजने लगी। लेकिन उस हंसी के साथ साथ अभिनव की आंखों में आंसू भी आने लगे। अभिनव ने सामने वाली ऊंची दीवार की तरफ देखकर कहा, अब तो मैं अपनी मर्जी से इस क्लब हाउस से बाहर भी नहीं जा सकता। इस वक्त मैं किसी सर्कस के पिंजरे में बंद टाइगर से ज्यादा कुछ नहीं हूँ। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा। ठीक उसी वक्त अदिति, जो कि ऊपर वाले फ्लोर पर अपने कमरे के पास पहुंच गई थी, अचानक रुक गई। उसके कानों में अभिनव की आवाज पड़ी। उसने कहा, अभिनव हंस रहा है या रो रहा है? कहीं उसे कुछ हो गया तो मैं उसे अकेला कैसे छोड़ दूं? ये कहते हुए अदिति ने अपना पैर जमीन पर पटका और खुद को डांटते हुए बोली,
अदिति, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, उसने कहा और तुम चली आई। तुमने दादाजी से वादा किया था कि तुम उसका ख्याल रखोगी। ये कहते हुए उसने अपने दोनों हाथों से चेहरे को थपथपाया और बोली, नींद तो मैं कभी भी पूरी कर सकती हूँ। इनफैक्ट मुझे नींद आ भी नहीं रही। आई एम फीलिंग फ्रेश। ये कहते हुए वो मुड़ी और तुरंत दौड़ते हुए नीचे कोर्टयार्ड में पहुंच गई। वहां पहुंचते उसने अभिनव को जमीन पर पड़े हुए देखा, जो कि अभी भी रोते रोते हंस रहा था। अदिति उसके पास पहुंची और बोली, अभिनव, तुम जमीन पर कैसे गिर गए? क्या कर रहे हो तुम? चलो जल्दी उठो। ये कहते हुए अदिति ने पूरा जोर लगाकर उसे अपने कंधे पर उठा लिया और व्हील चेयर पर बिठा दिया। ठीक इसी मोमेंट पर अदिति का पैर फिसला और उसका बैलेंस बिगड़ गया, जिस वजह से अभिनव चेयर पर पूरी तरह से नहीं बैठ पाया और नीचे गिरने लगा। उस एक पल की हड़बड़ी में अभिनव को बचाने के लिए अदिति तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ी। उसने अभिनव को थाम तो लिया, लेकिन जल्दबाजी में उन दोनों के होठ आपस में मिल गए। एक पल के लिए उन दोनों के होठ मिले रहे और वो एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। अभिनव के चेहरे से हंसी एक पल में गायब हो गई थी। दूसरी तरफ अदिति का दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। एक दो सेकंड के बाद अचानक अदिति झटके से नीचे हटी और घबराई हुई बिल्ली के बच्चे की तरह शर्माने लगी। उसने एम्बैरस होते हुए कहा, सॉरी, तुम गलत मत सोचना, लेकिन ये एक्सीडेंट से हुआ है। मैंने जानबूझकर नहीं किया और तुम्हें लेकर मेरे कोई गलत इरादे भी नहीं है। अदिति ने यह सब कुछ एक सांस में कह दिया था। अभिनव ने अपने आप को शांत किया और बोला, फॉरगेट इट, मुझे मेरे कमरे में ले चलो, मुझे आराम करना है। अदिति घबराते हुए बोली, ओके श्योर। तो तुरंत आगे बढ़ी और व्हील चेयर को धकेलते हुए अंदर ले गई। लेकिन अभिनव के पीछे चलते हुए उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट छा गई थी। उसने अपनी उंगली से अपने होठों को छुआ और बार बार उस मोमेंट को अपने दिमाग में रिवाइंड करने लगी। कुछ देर बाद जब अभिनव अपने बिस्तर में आराम से लेट गया था, अदिति वहां से उड़कर बाहर चली गई। वो पूरी रात न सोने की वजह से बहुत थक चुकी थी, लेकिन सारी रात की थकान अभिनव के साथ हुई उस घटना के एक खूबसूरत पल ने मिटा दी थी। वो दोबारा उसी जगह पर रुकी जहाँ पर उसने अभिनव के होठों को छुआ था। उसने एक बार फिर से अपने होठों को उंगली से छुआ और बोली, अभिनव की खुशबू में भी एक जादू है। ये कहते हुए मुस्कुराकर वहां से जाने ही वाली थी, तभी उसकी नजरें सामने की ऊंची दीवार पर पड़ी। एक पल के अंदर ही उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई और वो गुस्से भरी नजरों से देखते हुए चिल्लाई, कौन हो तुम? बाहर आओ। जैसे ही अदिति ने ये कहा, दीवार के दूसरी तरफ कुछ ससराहट हुई। तभी अदिति को पारुल का खूबसूरत सा चेहरा दीवार से झांकता हुआ दिखा। पारुल जीभ निकालते हुए बोली, मैं बस अभी अभी चढ़ी थी कि तुमने मुझे फिर से ढूंढ लिया। लगता है कि तुम यहाँ की चौकीदार हो। उसको देखते ही अदिति ने हवा में मुक्का उठाया और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, मैं चौकीदार ही सही, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या फिर से एक बार धक्का खाने आई हो? ये सुनते ही पारुल ने हड़बड़ाते हुए अपनी टी-शर्ट के अंदर देखा। उसने नाराज होते हुए कहा, मुझे से याद आया, तुमने मेरे एक तरफ मुक्का मारा है, जिस वजह से मेरे चेस्ट में डिसबैलेंस हो गया है। अदिति बोली, हाँ, दूसरी तरफ मुक्का मारकर बैलेंस कर देती हूँ। इधर आओ। ये सुनते ही पारुल ने उसे जीभ दिखाई और बोली, बदतमीज कहीं की। अदिति ने वार्निंग देते हुए कहा, मैं पता भी अवतार ग्रुप की बिल्डिंग में इस तरह बिना परमिशन के बार बार घुसने का क्या असर होगा। आग से मत खेलो। अवतार ग्रुप के गुड़गांव वाले क्लब हाउस में लगभग 600 लोगों की टीम तैनात थी। वो टीम दिन रात अभिनव को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार खड़ी थी। हालांकि ये बात पारुल भी अच्छी तरह जानती थी, लेकिन अभिनव को ढूंढने का इकलौता चांस उसे अवतार ग्रुप की इस बिल्डिंग में घुसकर ही मिल सकता था। फिर भी पारुल मासूम बनते हुए बोली, कैसा सर? अब आगे क्या होगा? क्या इस बार अदिति पारुल को पकड़ लेगी या फिर पारुल को अभिनव के यहाँ होने का पक्का सबूत मिल जाएगा? क्या अदिति के साथ होठ से होठ मिलने पर अभिनव के दिल में नया प्यार जाग उठेगा? क्या मोंटी और अकरम अभिनव को ढूंढने में हंसराज की मदद कर पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।